हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था ग्रेडियंट के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर आप जाके देख सकते हो। ये 18 नंबर था और ये 19 और 20 नंबर था, ठीक है। ये जाके आप पीछे देख सकते हो। आज अब हम शुरू करने वाले हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बाद में कर्ल, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। कर्ल के बारे में, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कर्ल होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपने बाल्टी ले लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बाल्टी ले लीजिए और इसमें पानी भर दीजिए, ठीक है। ये मैंने पानी भर दिया पूरी बाल्टी में, ठीक है। पानी भर दिया है। अब इसमें होल कर दीजिए, नीचे नीचे ऐसे होल कर दीजिए। जैसे ही आप होल करोगे तो होल को आप सेंटर पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। होल जैसे आप यहाँ पर होल करोगे तो उसको सेंटर पॉइंट मान सकते हो। तो जो पानी पानी जो इस होल में से निकलेगा तो कैसे घूमते हुए निकलेगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूमते 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 हुए निकलेगा, ठीक है। घूमते हुए निकलेगा तो यहाँ पर जो रोटेशन है, यहाँ पर जो होल से डिस्टेंस, यहाँ पर इससे दूर डिस्टेंस पर जो रोटेशन है बहुत ज़्यादा होंगे और होल के आसपास रोटेशन कम होंगे, ठीक है। जैसे कि आप जब सिंक में बर्तन धोते हो जब सिंक में बर्तन धोते हो, जब वहाँ आप पानी चालू कर देते हो, नीचे होल होता है जिसमें से पानी जाता है, तो उस होल होल में से जब पानी जाएगा तो पूरा सिंक भर दीजिए और फिर होल में से जब पानी जाएगा, उस टाइम जब होल में से पानी जाएगा ऐसे गोल घूमते हुए जाएगा, ऐसे गोल घूमते 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 हुए जाएगा, ठीक है। गोल घूमते हुए जाएगा तो होल के पास में तो रोटेशन कम होंगे, पर होल के चार से डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर, यहाँ इस दूरी पर और इस होल से इस दूरी पर, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दूरी बढ़ने पर रोटेशन की मात्रा है, जो रोटेशन की क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देता है अपने पास रोटेशन का। और ये इस जैसे ही रोटेशन की मात्रा बढ़ेगी दूरी दूरी बढ़ने पर, और रोटेशन की मात्रा को अगर वेक्टर फील्ड माना जाए, रोटेशन को जो रोटेशन कर रहा है यहाँ पर वाटर रोटेशन कर रहा है, और अपन अपनी जो ईडी की बात की जाए, जिसमें कर्ल की बात की जाए, उसमें अगर रोटेशन की बात की जाए तो वेक्टर फील्ड माना जाए कि वेक्टर फील्ड रोटेशन कर रहा है, तो उस वेक्टर फील्ड के रोटेशन की मैथमेटिक्स को समझाने के लिए हम कर्ल का यहाँ पर यूज लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल था अपना। वैसे आजकल नहाने की बाल्टी का कौन यूज़ लेता है सर्दियों में, अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहाने की बाल्टी का कौन यूज़ लेता है, नहाता कौन है, यानी नहाता कौन है आजकल, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो नहीं नहा पाता हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना नहाता कौन है, ठीक है। तो अपन ने कर्ल पर चलते हैं फिर से। तो इन जनरल फॉर्म में बात करें कर्ल की, इन जनरल फॉर्म में बात करें तो देखिएगा, इन जनरल फॉर्मेट में बात करें कर्ल की, इन जनरल फॉर्मेट में बात करें कर्ल की, तो जनरल फॉर्मेट क्या होगा कि जो जनरल फॉर्मेट आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, स्फेरिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा। तो देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा। ठीक है भाई, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लागू होगा, वो जनरल फॉर्म हम यूज लेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से यूज लेते हैं। तीनों फॉर्मेट पर लागू होगा, जनरल फॉर्मेट होगा। ठीक है, जिस पर हम जो इसमें कोऑर्डिनेट काम में लेंगे, जो कोऑर्डिनेट काम में लेंगे उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लागू होगा। तो देखिएगा जनरल फॉर्मेट क्या होगा आपके पास, 1/H1 H2 H3। ऐसे जनरल फॉर्मेट की बात अपन ने डाइवर्जेंस में भी की थी, पिछले वाले लेक्चर में भी की थी, और इस वाले लेक्चर में भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। ठीक है, और डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3, और A1 H1, A2 H2, A3 H3। ये आपके पास जनरल फॉर्मेट होगा, किसका, कर्ल का जनरल फॉर्मेट होगा। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं यहां पर, तो देखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो देखो किस तरीके से करता हूं। तो यहां पर H1, H2 और H3 की तीनों की वैल्यू 1 होगी, और E1 कैप की वैल्यू I कैप, और इन जनरल अपन X कैप भी कह देते हैं। E2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, J कैप, या इन जनरल Y कैप भी कह देते हैं। E3 की वैल्यू आपके पास होगी K कैप, या इन जनरल अपन Z कैप भी कह देते हैं। ठीक है, ये I कैप इक्वल टू X कैप, J कैप इक्वल टू Y कैप, और K कैप इक्वल टू Z कैप, ये एक इक्वल है। कौन सा भी आप इसमें यूज ले सकते हो, X कैप भी यूज ले सकते हो, I कैप भी यूज ले सकते हो। ठीक है, इन जनरल अपन बात करते हैं I कैप, J कैप, K कैप यहां पर यूज लेते हैं। ठीक है, आगे अब E1 E2 E3 की वैल्यू की बात हो गई। आपके पास A वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, और A3 K कैप। ये आप A1 A2 A3 एक वेक्टर फील्ड है, एक क्या है आपके पास, वेक्टर फील्ड है। ये आपके पास वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड है ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपके पास यहां पर क्या है, वेक्टर फील्ड है। ये आपके पास थोड़े बड़े लिख देता हूं अक्सर, ये आपके पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, H1 H2 H3 की बात कर ली। अब मैं U1 की बात करूं तो U1 की वैल्यू X होगी, U2 की बात करूं तो U2 की वैल्यू Y होगी, और U3 की बात करूं तो U3 की वैल्यू Z होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव होगा डेल ओवर डेल U1, U1 की जगह X, डेल ओवर डेल X, डेल ओवर डेल Y, डेल ओवर डेल Z। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। अब है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की किस तरीके से बात करते हैं। यहां पर H1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, H2 की वैल्यू होगी आपके पास R, H3 की वैल्यू होगी आपके पास R साइन थीटा। ठीक है, H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R, और H3 की वैल्यू R साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। H1 H2 H3 की वैल्यू हो गई। E1 कैप की वैल्यू आपके पास होगी R कैप, E2 कैप की वैल्यू आपके पास होगी थीटा कैप, E3 कैप की वैल्यू होगी आपके पास
फाई कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें U1 U2 U3 की, तो यहां पर U1 होगा आपके पास R, U2 आपके पास होगा थीटा और U3 आपके पास क्या होगा फाई। ठीक है, ये आपके पास U1 U2 U3 की बात हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें आपके पास, नेक्स्ट बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की किस तरीके से बात करते हैं। तो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसकी किस तरीके से बात करते हैं। तो यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 की वैल्यू होगी 1, H2 की वैल्यू होगी रो और H3 की वैल्यू होगी 1। जो आपके पास डीजे ग्रिफिथ सर की बुक है उसमें रो काम में लिया गया है। ठीक है, H3 की वैल्यू होगी आपके पास 1, रो काम में लिया गया है। कई जगह S भी काम में लिया जाता है, अलग अलग बुक की पहचान है, परंतु डीजे ग्रिफिथ सर की ईडी की बुक फेमस रहती है, उसमें रो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम रो ही काम में लेंगे, जो फेमस चीज होती है उसको ही हम यूज लेंगे। ठीक है, अब E1 कैप की वैल्यू रो कैप, E2 कैप की वैल्यू फाई कैप और E3 कैप की वैल्यू जेड कैप। ठीक है, वैसे ही आपके पास U1 कैप की वैल्यू, U1 की वैल्यू रो, U2 की वैल्यू फाई और यहां पर U3 की वैल्यू जेड। ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। फटाफट इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर जनरल फॉर्मेट है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर लेके चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़्यादातर बात हम करते हैं, परंतु किसी भी सवाल को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कई आपके पास स्पेरिकल शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में नहीं आएगा। उस टाइम आपके पास अगर स्पेरिकल शेप है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में आएगा, सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में आएंगे। उसके ही लिमिट हम यूज लेंगे और उसी के ही एरिया, वॉल्यूम और लेंथ एलिमेंट का यूज लेंगे। ठीक है, उसका नहीं लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का एलिमेंट यूज नहीं लेंगे। उस टाइम हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज लेंगे। सब कुछ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, डाइवर्जेंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कर्ल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का और ग्रेडियंट भी उस टाइम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज लेंगे। उस टाइम चीजों को इजी बनाने के लिए हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज लेंगे। उस टाइम आप नहीं कह सकते कि हम नॉर्मली सारी क्लास जितने भी हमने पास आउट किए, बीएससी पास आउट किए और 11th क्लास पास आउट किए, 12th क्लास पास आउट किए, तो वहां पर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज ले रहे हो, वहां नहीं ले होगी। ठीक है, तो ये आपके पास IIT जैम का एग्जाम है, तो जैसे ही शेप होगी उस टाइप का आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरल फॉर्मेट को किस में अप्लाई करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, E1 कैप क्या हो जाएगा, I कैप लिख दूं इसकी जगह और इसकी वैल्यू 1, E2 कैप J कैप लिख दूं इसकी जगह, इसकी वैल्यू 1 और इसकी जगह K कैप लिख दूं और इसकी वैल्यू आपके पास 1 रह जाएगी।
ठीक है। और इसमें डेल ओवर डेल यू एक्स, u1 की जगह x और u2 की जगह y, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, u3 की जगह z। a1 की जगह कोई भी वही a1 की जगह अगर मैं कोई भी वेक्टर फील्ड अप्लाई करूं तो कौन सा वेक्टर फील्ड अप्लाई करूंगा? ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। ठीक है, ये मैंने वेक्टर फील्ड अप्लाई किया तो यहां पर ax और इसकी h1 की वैल्यू 1, ay h2 की वैल्यू 1, az h3 की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये वेक्टर फील्ड हो गया। मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर फील्ड को, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर मैं बात करूं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, देखिएगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू r और h3 की वैल्यू r साइन थीटा, तो r स्क्वायर साइन थीटा। E1 कैप की वैल्यू r कैप और h1 की वैल्यू 1, ठीक है 1, और थीटा कैप, E2 की वैल्यू, E2 कैप की वैल्यू थीटा कैप और r, h2 की वैल्यू r और यहां पर h3 की वैल्यू r साइन थीटा और फाई कैप और E3 की वैल्यू फाई कैप। ठीक है, अब डेल ओवर डेल r, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल फाई। ठीक है, a1 की वैल्यू वही ax ले लीजिए, एक ar ले लीजिए, ar ले लीजिए, h1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू a थीटा ले लीजिए, a थीटा ले लीजिए, h2 की वैल्यू r और a फाई ले लीजिए, a3 की वैल्यू a फाई ले लीजिए और h3 की वैल्यू r साइन थीटा, r साइन थीटा। ये वैल्यू आपके पास किसकी हो गई? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गई। अगर यहाँ पर वेक्टर फील्ड लें तो ए आर, आर कैप, ए थीटा वेक्टर फील्ड यहाँ पर लें तो किस तरीके से लोगे वेक्टर फील्ड वो देखोगे। साथ में वेक्टर फील्ड लोगे तो आपके पास क्या होगा? ए आर, h1 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर तो आर कैप, आर ए थीटा, थीटा कैप और प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा किसकी वैल्यू? ए फाई, फाई कैप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर फील्ड यूज लोगे। वेक्टर फील्ड में भी यहाँ पर h1, h2, h3 की वैल्यू यूज लोगे। ठीक है, यहाँ पर h1 की वैल्यू यूज लिए, यहाँ पर h2 की वैल्यू यूज लिए और यहाँ पर h3 की वैल्यू यूज लिए। ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर फील्ड में, वेक्टर फील्ड है एज ए किसकी तरह काम करेगा? लेंथ एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे ही अपन h1, h2, h3 की वैल्यू लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, चलें नेक्स्ट चलें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से बात करते हैं। आपके पास h1, h2, h3 की वैल्यू रो, क्योंकि 1 इस h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू रो, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो इसकी E1 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? क्या हो जाएगी E1 कैप की? रो कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, फाई कैप और h2 की वैल्यू रो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? z कैप और h3 की वैल्यू 1। डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल थीटा, थीटा नहीं फाई, फाई डेल ओवर डेल z। ठीक है, और a1 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास? ए रो h1 की वैल्यू 1 और a फाई
रो, H2 की वैल्यू रो, और A3 की वैल्यू वन, नहीं A3 की वैल्यू AZ और H3 की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नोट कर लीजिए फटाफट, ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा। वेक्टर तो लिख ही सकते हो आप। ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ए रो, रो कैप प्लस ए रो कैप, और H2 की वैल्यू रो, ए फाई क्या हो जाएगा आपके पास फाई कैप, और ये आपके पास क्या हो जाएगा ए जेड कैप। ये आपके पास क्या हो जाएगा वेक्टर फील्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा वेक्टर फील्ड हो जाएगा। जनरल फॉर्मेट ये है आपके पास, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये, जनरल फॉर्मेट ये सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं, अब नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। देखिएगा आपके पास परिभाषा देख लेते हैं डाइवर्जेंस की, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो देखिएगा परिभाषा देख लेते हैं। फिजिकली मीनिंग, ठीक है, फिजिकली मीनिंग देख लेते हैं। इट्स रिप्रेजेंट physically, it represent physically, ठीक है, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ मच वेक्टर is curling around, how much vector curling around to given point in the question, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट फिजिकली हाउ मच, कितना वेक्टर फील्ड, कितना वेक्टर कर्लिंग हो रहा है, मतलब गोल घूम रहा है अराउंड, किसके अराउंड, जो गिवन पॉइंट है उसके अराउंड कितना रोटेट हो रहा है पॉइंट, कितना रोटेट, उस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट की हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं उसके अराउंड कितना रोटेट हो रहा है पॉइंट, कितना रोटेट हो रहा है, उस रोटेशन की मात्रा को हम फिजिकल मीनिंग में क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास कर्ल की फिजिकल मीनिंग होगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिएगा किस तरीके से बात करते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा Z, ये आपके पास Y, और ये आपके पास X। ठीक है, कर्ल की फिजिकल मीनिंग में बात करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। मैं रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से, एक चक्कर मैंने रोटेट किया पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, जो मिडिल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स रहे 0 0 0, उसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर रोटेट किया, एक रोटेशन किया, दूसरा रोटेशन किया, तीसरा रोटेशन किया, चौथा रोटेशन किया, ठीक है, इस तरीके से मैं रोटेशन किया। ठीक है, तो देखिएगा रोटेशन किस तरीके से किया, डायरेक्शन देखिएगा रोटेशन की, देखो x टू x, रोटेशन की डायरेक्शन देखिएगा किस तरीके से रोटेट करते हो आप।
रोटेशन किस तरीके से कर रहे हो, यहाँ ले लीजिए, पॉइंट पे ले लीजिए, अपने जो उंगलियां हैं, उंगलियां इस रोटेशन की डायरेक्शन में ले लीजिए। जो उंगलियां हैं अपने, जो ये रोटेट कर रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, जो रोटेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां ले लीजिए। ऐसे है क्योंकि तीर अपने पास कैसे है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तीर है अपने पास। तो रोटेशन की डायरेक्शन ले लीजिए। ये ऐसे ले रहा हूँ मैं, उंगलियां ले रहा हूँ, जो जो इसकी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन में ये आपके पास टेल है, ये हेड टू टेल ले रहा हूँ मैं अपनी उंगलियां। और जैसे ही उंगलियां मैं लूँगा तो अपना अंगूठा बताएगा कर्ल क्या होगा, आउटसाइड होगा। जैसे आउटसाइड होगा तो एक आउटसाइड को आप पॉजिटिव ले लीजिए, इनसाइड को नेगेटिव ले लीजिए, तो आपके पास यहाँ पर कर्ल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको वायर माने, ये आपके पास चारों तरफ वायर हैं, अगर इसको ओपन कर दें, वायर को क्या कर दें, ओपन कर दें, तो देखिएगा किस तरीके से वायर को ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने वायर को ओपन कर दिया, जैसे ही मैंने वायर को, ये वायर्स हैं बहुत सारे, और वायर को खींच के ओपन कर दिया, तो ओपन करने पर क्या होगा, कर्ल, देखिएगा, ये मान लीजिए कर्ल हो गया। दूसरी बार मैंने ऐसा बनाया, तीसरी बार मैंने ऐसा बनाया, कर्ल का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर बढ़ रहा है। ये आपके पास y हो गया, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ऐसे लिख दिया मैंने, ये z हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाऊं, पॉजिटिव में भी होगा, कर्ल नीचे की तरफ जाएगा, जब नेगेटिव में भी होगा, तो नेगेटिव में ले जाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में ये बात किया हूँ कर्ल की, तो मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ रहा है, पहले मैग्नीट्यूड इतना था, टेल, ये आपके पास टेल थी, ये आपके पास हेड था, ठीक है, हेड टू टेल था, फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड बढ़ा, यानी इसकी जो वेक्टर है, ये वेक्टर फील्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है बढ़ा, इसकी लेंथ बढ़ी, तो ये टेल टू हेड में क्या करूँगा, डिस्टेंस मेजरमेंट करूंगा डिस्टेंस का, तो ये बढ़ी हुई मिलेगी। जैसे ही मुझे बढ़ी हुई मिलेगी तो मैं यहाँ पर सपोज करूंगा कि सपोज क्यों एकदम करेक्ट होगा, उस टाइम मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरे में मैंने पूरा ही कर दिया, तो ये देखिए ये और मैग्नीट्यूड बढ़ा। तो मैग्नीट्यूड इस कंडीशन में पहले पोजीशन पे इतना था, दूसरी पोजीशन पे इतना था, तीसरी पोजीशन पे आपके पास मैग्नीट्यूड इतना था, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास कर्ल नॉट इक्वल टू 0 हो गया। आप इस केस में कर्ल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कर्ल बढ़ रहा है, और इस कंडीशन में अगर कर्ल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कर्ल ले सकते हो। और इसी पोजीशन में अगर गिरावट आए कर्ल में, ये 3 नंबर सबसे नीचे हो, 3 नंबर सबसे नीचे हो, फिर 2 नंबर उसके बाद में हो, 1 नंबर सबसे ऊपर हो, तो कर्ल में गिरावट आएगी। और जैसे कर्ल में गिरावट आएगी तो कर्ल में क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है भाई, कर्ल क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा। अब आगे चलते हैं। अब कर्ल की वैल्यू 0 कैसे होगी, ये ले लीजिए, ये मैग्नीट्यूड है, ये कर्ल का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर से शो कर रहा हूं, ये बराबर ले लीजिए, ऊपर भी बराबर ले लीजिए, नीचे भी बराबर ले लीजिए। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, कट जाएगा, तो कर्ल आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ल आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ल आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर्ल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा, ये आपके पास कर्ल का मैग्नीट्यूड है, ये बराबर ले लीजिए, ऊपर भी बराबर ले लीजिए, नीचे भी बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो इस केस में कर्ल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये y हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जितना पॉजिटिव में जा रहा है उतना ही नेगेटिव में जा रहा है, तो ये z डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं अब, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर इसके एप्लीकेशन में बात करते हैं। फटाफट इतना नोट कीजिएगा, फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं।
ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। देखिएगा इसके एप्लीकेशन में किस तरीके से बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन पे किस तरीके से बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पे किस तरीके से बात करते हैं वो देखिएगा। एप्लीकेशन पर किस तरीके से बात करते हैं, तो देखिएगा एप्लीकेशन पे किस तरीके से बात करते हैं। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन होगा, जब हम बात करेंगे तो एक कंडीशन लेंगे, कोई का भी कर्ल आपके पास क्या होगा, जीरो हो गया। कर्ल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल 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 वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कर्ल किसी का क्या हो गया, आपके पास जीरो हो गया। आपके पास कर्ल किसका, कोई भी क्वांटिटी का जीरो हो गया, कोई भी क्वांटिटी का आपके पास क्या हो गया, कर्ल जीरो हो गया। कोई भी क्वांटिटी का क्या हो गया आपके पास, कर्ल जीरो हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई भी क्वांटिटी का कर्ल आपके पास जीरो हो गया तो इट इज नोन एज इन रोटेशनल वेक्टर या कर्ललेस वेक्टर और कर्ललेस वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, इन रोटेशनल वेक्टर होगा और कर्ललेस वेक्टर होगा। दूसरी बात की जाए, इफ डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर ये है तो ये आपके पास क्या करेगा, वर्क डन है इसका, ये कंजर्वेटिव फील्ड होगा। वर्क डन इसका किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटरमीडिएट पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट पाथ, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर वर्क डन इसका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतनी बात लिख दीजिए, इट इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड, it is known as conservative field, work done is independent of the path, ठीक है, independent of the path। work done depends only on initially position and final position ऑफ द पाथ, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास इनिशियल पोजीशन ए है, ये फाइनल पोजीशन बी है, तो ये आपके पास इंटरमीडिएट पाथ है, तो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये कंडीशन होगी, डेल क्रॉस ए वेक्टर आपके पास जीरो होगा तो इंटरमीडिएट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा और डिपेंड ओनली ऑन किस पे करेगा, P1 इनिशियल पोजीशन और P2 यानी बी नंबर पॉइंट की फाइनल पोजीशन पर ही आपके पास क्या डिपेंड करेगा, आपके पास वर्क डन डिपेंड करेगा, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, फिर आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है अपना, उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, फिर हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं,
ठीक है। तीसरा जो पॉइंट रहता है अपने पास, जो तीसरा पॉइंट रहता है, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उस पर मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं सर एक चौकोर बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है, इन इलेक्ट्रो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके पास कैसे होगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा ये आपके पास। तो देखिएगा, वी नो दैट, एक प्रॉपर्टी जानते हैं अपन, वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज डेल क्रॉस यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन फाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये आपके पास ऑलवेज ट्रू होगी। ठीक है, ये आपके पास ऑलवेज ट्रू होगी। अगर मैं यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दूं, क्यों लगाया हूं, क्योंकि अगर ये वेक्टर ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई मैं माना हूं, क्योंकि ग्रेडियंट के साथ में हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ही आएगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई आएगा। जैसे अगर पोटेंशियल की बात करूं, क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई आएगा, तो पोटेंशियल भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अगर पोटेंशियल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, ये डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसा रिलेशन बनाता है, 1/r। अगर डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल की मात्रा ज़्यादा होगी, डिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की मात्रा कम होगी। तो मान लीजिए डिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल कहते हैं किसे, कि किसी भी इनफाइनाइट से कोई भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाने के लिए किया गया कार्य से ही हम पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। किया गया कार्य किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, वो कार्य इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अगर चार्ज को ला रहे हैं तो पोटेंशियल की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो पोटेंशियल की मात्रा कम हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन से मैंने इस कम को शो किया है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर ये वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो रहा है, डेल क्रॉस ई है, तो यहां पर ई वेक्टर दिख तो रहा होगा आपको नीचे, ई वेक्टर माइनस ग्रेडियंट फाई, और डिस्टेंस अगर मैंने वेक्टर लगाया तो यहां जो मैंने डिस्टेंस है, पोटेंशियल जिसके रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, जिस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, उसका यूनिट वेक्टर लगा दूंगा आर कैप, क्योंकि यहां पर मैंने ई वेक्टर लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगी, जो आपको हमेशा शो करती है ई बराबर ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट फाई ग्रेडियंट वी कैसे आया, वो इस तरीके से आएगा, इस मेथड से आएगा, कर्ल के इस मेथड से अपन इसको लाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं 4th पॉइंट पर। अगर ऐसी कंडीशन होगी, कर्ल की ऐसी कंडीशन होगी, तो फिर अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें, ऐसी कंडीशन होगी तो देखिएगा,
ऐसी कंडीशन होगी तो आगे मैं चर्चा करता हूँ फोर्थ एप्लीकेशन पे चर्चा करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always make इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम बात करें, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से तो क्या होगी, जो लाइंस हैं पॉजिटिव से क्या होंगी, अवे जाएंगी। अवे यानी सोर्स से तो अवे जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे उसको हम सोर्स कहेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसे सिंक कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी तो अवे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास में आएंगी यानी सिंक। टुवार्ड्स आएंगी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के तो सिंक, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी तो अवे यानी सोर्स कहा जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जहां भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वहां उसको सोर्स कहेंगे, नेगेटिव चार्ज जहां भी होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंक कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से दूर हटेंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। हमेशा क्या बनाएंगी, आपके पास स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। अगर आगे चर्चा की जाए और आपके पास इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो आपके पास 5वां पॉइंट है ग्रेडियंट वी वेक्टर। ये हमेशा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट नहीं है, डाइवर्जेंस वी वेक्टर, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जिसे बोलते हैं, वो हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ये हमेशा क्या बनाएंगी, क्लोज लूप बनाएंगी। ये हमेशा N to P, N to S, N से S की तरफ जाएंगी तो ये हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगी क्योंकि जिसका कर्ल 0 होता है, डाइवर्जेंस 0 होता है, तो क्लोज लूप बनाएंगी, और जिससे आपका N to S क्लोज लूप बनाएंगे। और इसका मतलब ही आपके पास होता है कि मोनोपोल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इतनी बात आप नोट करके चलोगे, और इस केस में डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर हमेशा 0 होगा, ये नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा 0 नहीं होता, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती। डू नॉट मेक क्लोज लूप। ठीक है, डू नॉट मेक क्लोज लूप। और इसका जो कर्ल है अगर मैक्सवेल इक्वेशन से देखें तो म्यू जे होता है, यानी डेल क्रॉस ई वेक्टर बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होता। तो ये हमेशा कभी भी 0 नहीं होता, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन, डू नॉट मेक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डू नॉट मेक स्ट्रेट लाइन। म्यू क्रॉस जे होता है, ये मैक्सवेल इक्वेशन होती है। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, पर वो अपने पास इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है वो नहीं आती है, यानी संशोधित मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है ये। आपके पास ये क्या है, संशोधित मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें किसकी वैल्यू नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी बात अपन ईएम वेव्स में करेंगे, इसकी बात हम किस में करेंगे, ईएम वेव्स में करेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। 1 2 3 फटाफट नोट कर लीजिएगा, पॉज कर नोट कर लीजिएगा। 1 2 3।
ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास पूरा हो गया। ठीक है, ये आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, यहाँ लिख सकते हो फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरा हो गया। ये अपन ने बात कर ली, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मेट में नहीं है, ये आपके पास सिंपल फॉर्मेट में। फिर आपने मैक्सवेल ने सुधार किया था, और मैक्सवेल ने सुधार कर कर इसको किस में बनाया था, किस में बनाया था, डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो उसकी चर्चा अपन ईएम वेव्स में करेंगे। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपन कई बार देख ले, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 12th क्लास में कि स्ट्रेट लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है स्ट्रेट लाइन बनाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन ने बना के क्लोज लूप बनाती है। उसका क्या रीज़न है, उसका वर्चुअल रीज़न यही रहेगा। ठीक है, और अगर हम सिंक और सोर्स की बात कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोथ सोर्स एंड सिंक बोथ दोनों होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ऑलवेज मेक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैव बोथ सिंक एंड सोर्स, बोथ आपके पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सिंक और सोर्स बोथ होंगे तो ये उस पे जो कर्ल का एप्लीकेशन है वो काम करेगा, जो कर्ल का एप्लीकेशन है वो काम करेगा। तो सिंक और सोर्स कहाँ होंगे, कर्ल में सिंक और सोर्स होंगे, डाइवर्जेंस में आपके पास सिंक और सोर्स नहीं होंगे। और आपके पास क्लोज लूप कहाँ होगा, क्लोज लूप डाइवर्जेंस में होगा। क्लोज लूप कहाँ होगा, डाइवर्जेंस में क्लोज लूप होगा, डाइवर्जेंस में क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप होगा। ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा, ये बात लिख लीजिएगा। फिर आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये डाइवर्जेंस और कर्ल में क्या होगा, सोर्स, सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक प्लस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। कर्ल में क्या होगा, सोर्स और सिंक दोनों, और स्ट्रेट लाइन आपके पास यहां पर होगा। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, और आगे हम फिर डाइवर्जेंस में क्लोज लूप होगा, और कर्ल में सोर्स और सिंक और स्ट्रेट लाइन होगा। फिर आगे सवाल पे चर्चा करते हैं, इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल पे चर्चा करते हैं, बढ़िया से सवाल पे चर्चा करते हैं। मिटता नहीं है ये पूरा अच्छे तरह। ठीक है, आगे अपन एक सवाल पे चर्चा करते हैं, फिर कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो सवाल है आपके पास, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो सवाल है आपके पास, ए वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, डाइवर्जेंस पहला प्रूफ करना है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 0। दूसरा प्रूफ करना है कर्ल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। एक तो आपके पास डाइवर्जेंस को प्रूफ करना है कि
डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर 0 होगा और कर्ल को प्रूफ करना ए क्रॉस आर वेक्टर 2 ए वेक्टर होगा। ठीक है, देखिएगा प्रूफ करते हैं। तो ए आपके पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट ले लीजिए, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है, ये ले लीजिए। और आपके पास आर वेक्टर ले लीजिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, क्रॉस कर देते हैं ए क्रॉस आर वेक्टर। देखता हूं कितना टाइम हुआ है आपका। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस आर वेक्टर। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन आई कैप, जे कैप, के कैप और ए एक्स, तो ए की वैल्यू ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है, और आर की वैल्यू एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन कर दीजिए, तो देखिएगा सॉल्यूशन, आई कैप का क्या सॉल्यूशन आएगा आपके पास, आई कैप का ए वाई जेड माइनस वाई ए जेड। ठीक है, माइनस जे कैप, तो आपके पास क्या आएगा, ए एक्स जेड माइनस एक्स ए जेड और प्लस के कैप क्या आएगा आपके पास, सोल्व करने पर यह आएगा आपके पास ए एक्स वाई और माइनस ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई। ये आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आई कैप, इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा किस तरीके से नीचे लिखता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं आई कैप ए वाई जेड माइनस वाई ए जेड प्लस जे कैप, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पहले आ जाएगा, एक्स ए जेड माइनस ए एक्स जेड प्लस के कैप करोगे तो ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या डाइवर्जेंस ले लोगे, तो डाइवर्जेंस ले लीजिएगा, ये जो सॉल्यूशन है वो कर रहा हूँ मैं, डाइवर्जेंस ले लीजिए, डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आपके पास हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। अब नेक्स्ट मैं चर्चा करूँ इसकी, पूरे को लिख दीजिए यहाँ पर, आई कैप ए वाई जेड माइनस वाई ए जेड प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप एक्स ए जेड माइनस ए एक्स जेड प्लस के कैप ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा ये मिटो दिया जो नहीं मिटाना चाहिए था। ठीक है, मैं कहीं और लिख देता हूँ इसको, आई कैप काम आएगा ना अपने को, इसलिए लिख रहा हूँ ए वाई माइनस ए वाई, इसके साथ में क्या है जेड और वाई ए जेड प्लस जे कैप, इसको पहले लिख दीजिए, इस क्वांटिटी को पहले लिख दीजिए, एक्स ए जेड माइनस ए एक्स जेड प्लस के कैप ए एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई। ये आपके पास ए क्रॉस आर वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिएगा इसको आई कैप से कीजिएगा,
आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो ये आ गया ए वाई जेड माइनस वाई ए जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई, ये आपके पास हो गया एक्स ए जेड ए एक्स जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई। इसमें एक्स की क्वांटिटी नहीं है, इसमें वाई की नहीं है, इसमें जेड की नहीं है, तो टोटल 0 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, अब देखिएगा टू ए वेक्टर वाला करते हैं, ठीक है। कर्ल ऑफ टू ए वेक्टर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे चलते हैं। इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन है नहीं, ऐसे कठिन सवाल आते नहीं हैं, इजी आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कर्ल ले लीजिए इसका, आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप के कैप ले लीजिए कर्ल। तो देखिएगा आई कैप ले लीजिए, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। और इसके बाद में कर्ल ले रहा हूँ मैं, तो देखिएगा ए वाई जेड माइनस वाई ए जेड ए क्रॉस आर की वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स ए जेड ए एक्स जेड और ए एक्स वाई माइनस एक्स ए वाई, ठीक है। आई देखिएगा, ये कर दीजिए और ये कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ए एक्स, ठीक है। और इसका जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ए एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, तो आपके पास क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ए वाई माइनस का ए वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, परंतु ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए वाई। आगे चले, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, जेड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो ये माइनस ए वाई प्लस के कैप, तो के कैप का किस तरीके से करोगे, तो ये इसको कॉलम हटा दीजिए, ये कॉलम हटा दीजिए और ये रो हटा दीजिए, बाकी का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए जेड, ठीक है, और इसका वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ए जेड, ये माइनस आ जाएगा ना साथ में, क्योंकि इसका वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस ये है ए जेड है ही, और फॉर्मूले का माइनस वो, तो 2ax प्लस जे कैप 2ay प्लस के कैप 2az, ठीक है। और कॉमन ले लीजिए 2ax आई कैप ay जे कैप az के कैप, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, 2a वेक्टर, ठीक है, क्योंकि आर ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो ये वेक्टर ए वेक्टर हो गया और ये कांस्टेंट वेक्टर हो गया, कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास 2a वेक्टर हो गया, ठीक है, इतना नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, फिर होमवर्क सवाल देते हैं 2-4, नोट कर लीजिएगा फटाफट। 1 2 3 पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लीजिए, कुछ होमवर्क सवाल हैं आपके पास, इनको नोट कर लीजिएगा। कर्ल को कैलकुलेट करना है, एक्स वाई आई कैप एक्स वाई जे कैप माइनस 2z के कैप वाई जे आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप माइनस 2x माइनस 1 के कैप जेड आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के कैप। इसका ग्रेडियंट निकालना है, एक्स वाई जेड साइन एक्स साइन वाई साइन जेड टी बराबर आर टी बराबर एल एन आर। डाइवर्जेंस निकालना है, एक्स प्लस वाई आई कैप एक्स प्लस वाई जे कैप माइनस 2z के कैप। डाइवर्जेंस निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 2z स्क्वायर के कैप। इसका कैलकुलेट करना है। इसकी अलग से भी वीडियो बना दी जाएगी, सॉल्यूशन वीडियो, एक सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे।
मैंने ग्रेडियंट में भी सवाल दिए थे, कर्ल में भी सवाल दिए थे और डाइवर्जेंस में भी सवाल दिए थे। तो उनकी सॉल्यूशन वीडियो 1, 2, 3 करके बना दी जाएगी। ठीक है, पहले आप इतना नोट कीजिए जिससे आप इन सवालों को कर सको। ये ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आप ट्राई भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राई कर सकते हो, r² sin थीटा लेके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। सवाल को बहुत से सवाल हैं, आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राई करना चाहो तो r² sin² फाई, r² z² sin² फाई, इस तरीके के सवाल खुद मेड कर IJ कैप के कैप के साथ बनाकर, या फिर r थीटा कैप फाई कैप के साथ बनाकर, और जैसे सिलेंड्रिकल में बनाना है तो रो कैप फाई कैप जेड कैप के साथ सवाल बनाकर खुद मेक कर सकते हो, कोई भी वेक्टर बना सकते हो खुद अपने हिसाब से और उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से वेक्टर बनाकर सोल्व कर सकते हो। तो इतना तो आप खुद भी बना सकते हो। वैसे ये सवाल कीजिए, फिर इनकी सॉल्यूशन अपन सीरीज़ 1, 2, 3 करके कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज को इतना नोट कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ 1, 2, 3। अब इस लेक्चर सीरीज को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में अपन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा है, उसको कवर कर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ईडी का जो लेक्चर है उसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।